बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 में जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स इकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हमें बहुत कुछ इससे लर्निंग हासिल होगी। रीडिंग डेफिनेटली आप सब ने कर ली होगी। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को और लर्निंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो है, वाई द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर जैसे हम कहेंगे आज हॉट है, आज कोल्ड है, आज 30 डिग्री टेम्परेचर है, आज 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो जो नॉर्मल अर्थ का टेम्परेचर है ये इंक्रीज क्यों हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा स्टूडेंट्स वो, हाउ डज द बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम डिस्टर्ब कि किस तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है मेन, जैसे हम रह रहे हैं, हमारा वुड्स हैं, रिवर्स हैं, पानी है, इक्वेटिक लाइफ है, ये सब हमारा इकोसिस्टम है, तो ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन कि जब हमें इंक्रीजिंग सिचुएशंस का आइडिया हो जाए, हमें इकोसिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए और हम इस चैप्टर को रीड कर चुके हो, तो फिर हमें कुछ सॉल्यूशंस का भी आइडिया हो जाए कि हम अपनी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे आपने जियोग्राफी में भी पढ़ी हैं बहुत सारी, अच्छा इनका सॉल्यूशंस क्या होगा। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमने कौन सा रीड किया है, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज गेटिंग हॉट डे बाय डे, इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये है। अच्छा, व्हाई द टेम्परेचर, ये द ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कि जो पूरी दुनिया का, यानी यहाँ पे हम अर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहां पे अर्थ भी लिखा जा सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग इज यूएली का मतलब होता है आम तौर पे रैपिड इंक्रीज, रैपिड तेजी से इजाफा होना, इंक्रीज होना, पॉजिटिव हो जाना द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब कमेंट में मुझे कौन स्टूडेंट है जो रिसर्च करके ये बताएगा कि हमारी अर्थ का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो क्या है। लाजमी आपने कमेंट करना है। ओवर द पास्ट सेंचुरी प्राइमरली ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज। अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन गैस होती है। सो क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। और जो फॉसल फ्यूल्स हैं, अब ये फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं भाई, ये फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो जिनमें कार्बन की मिकदार होती है और जो अंडरग्राउंड द अर्थ हमें फ्यूल रिसीव होता है, जैसे पेट्रोल है, जैसे डीजल है। जब बहुत सारे लोग इन फॉसल फ्यूल्स को बर्न करेंगे तो इससे ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होंगी और इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारा एवरेज टेम्परेचर इजाफा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो हमने सेकंड पे रीड किया कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, उसका बैलेंस क्यों खराब हो रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे अहम बात ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, नेचुरल बैलेंस के खराब होने की। वो क्या हो गई, वो है आज की डेट में जो नेचुरल हैजर्ड्स हैं, जो मेन मेड कॉजेज हैं। अब मेन मेड कॉजेज कौन सी होगी, हम फॉसल फ्यूल्स यूज करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके अंदर आ रही है, इसके अलावा डिफॉरेस्ट्रेशन इसमें आ रही है। डिफॉरेस्ट्रेशन मीन के इंसान ने रिहायशी आबादियों को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर बनाए और जंगल काट दिए, उसे हम कहेंगे डिफॉरेस्ट्रेशन है। इसके अलावा एयर पोल्यूशन है, इसके अलावा वाटर पोल्यूशन है, इसके अलावा लैंड पोल्यूशन है। ये सब वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है तो प्लांटेशन करें। डिफॉरेस्ट्रेशन यानी जंगल का कटाव हो रहा है तो क्या करें, प्लांटेशन यानी जंगल लगाएं, दरख्त लगाएं, ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हो। रिड्यूसिंग द पोल्यूशन, अब रिड्यूसिंग द पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन को खत्म करना, यानी जो फैक्ट्रीज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है और गाड़ियों के फॉसल फ्यूल से निकलने वाला बहुत सारा धुआं, उसे खत्म करें। हम अपनी वाटर पोल्यूशन को भी खत्म करें। पानी जो कंटेमिनेटेड वाटर जो फ्रेश वाटर के अंदर जाके ऐड हो रहा है उससे नुकसान होता है। जो रिड्यूस पोल्यूशन है इसमें हम और भी सब हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं।
लाइक एयर की, वाटर की, लैंड की, सही है। प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड का होता है वो चीज़ें जो खतरे में होती हैं, ठीक है, जो खतरे में होती हैं। अब हमारा इकोसिस्टम इंडेंजर्ड है, हमारी फूड चेन इंडेंजर्ड है, हमारा फूड वेब इंडेंजर्ड है, तो जो इंडेंजर्ड पार्ट्स हैं उनको हम कवर करें। हमारे एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इन सर्कल हमने करना है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 और से लेके 9 तक हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस हैं। 8 इसी पेज पे है और 9 हमारा पेज नंबर 14 पे आएगा, 9th नंबर, सही है। अच्छा, अब हम रीड करते हैं द फेनोमीनिया। फेनोमीनिया कहते हैं हालात को, विच डज नॉट लीड द ग्लोबल वार्मिंग। वो कौन से ऐसे हालात हैं जो डज नॉट लीड, जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस नहीं बनती। यहाँ पे हमारे सामने वो हालात दिए गए जो ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो ग्लोबल वार्मिंग को लीड नहीं करता, सही नहीं करता, जो कि फोटोसिंथेसिस है। नेक्स्ट है द फीडिंग लेवल। फीडिंग यानी किसी चीज को प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना। इकोसिस्टम को जो फूड प्रोवाइड फीड होती है इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स के क्या। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल होता है किसी चीज में, किसी पर्सन में या किसी ऑर्गेनिज्म में उसकी लोकेशन होना। जैसे यहाँ पे हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे हार्बिवर्स हैं, यहाँ पे कार्निवर्स हैं, टेरिटरी कंज्यूमर्स हैं। तो क्या होगा, ये सब एक दूसरे से फूड चेन के जरिए मिले हुए हैं। अब हर एक उसका ट्रॉफिक लेवल है। अब जो प्रोड्यूसर हैं उनका ट्रॉफिक लेवल 1 पे आएगा, जो हार्बिवर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे, जो कार्निवर्स हैं उनका ट्रॉफिक लेवल ये आएगा। तो ट्रॉफिक लेवल को बेसिकली आप सबसे पहले समझें, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल होता है किसी की लोकेशन, किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी ऑर्गेनिज्म की लोकेशन का पता होना। कि पूछा जा रहा है कि इकोसिस्टम में अगर हम कहें कि ह्यूमंस का ट्रॉफिक लेवल क्या है तो आप उसका लोकेशन बताएंगे, कार्निवर्स का ट्रॉफिक लेवल क्या है तो वो आप बताएंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर 3 पे है कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रॉफिक रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा, ये मैंने एंड पे इनके मैंने अलहदा से सॉल्यूशंस भी दिए हैं, मैंने अलहदा से इनके आंसर भी नॉमिनेट कर दिए हैं। ऑल द फूड चेन आर ज्वाइंट टुगेदर फ्रॉम, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं फूड चेन्स। बहुत इजी है, जब फूड चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी तो क्या हो जाएगा, वो एक फूड वेब बन जाएगा, सही है। तो फूड वेब इसका प्रॉपर आंसर है। नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ सन, यानी ये नेचुरल एनर्जी की बात हो रही है। ट्रैप्ड, इसे कंट्रोल किया जाता है केमिकल एनर्जी में, किसके जरिए, प्रोड्यूसर्स यानी जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके जरिए सन एनर्जी को वाया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रैप किया जाता है। और केमिकल एनर्जी में यानी हमें फूड होती है, केमिकल एनर्जी मीन फूड होती है। द कंज्यूमर्स ऑफ द एक्टिवली हंट द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द प्रीडेटर्स, यानी जो हंट। अब देखें, हंटिंग का क्या मतलब है, शिकार करना। एक प्रे होता है और एक हंटर होता है। हंटर को हम कहेंगे प्रीडेटर, शिकारी जिसे हम कहेंगे, ठीक है, शिकारी। तो क्या होगा कि कंज्यूमर्स दैट एक्टिवली हंट, के वो कंज्यूमर जो हंटिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, उनको हम प्रीडेटर्स कहते हैं, प्रीडेटर्स कहते हैं। अच्छा, द रिलेशनशिप वेयर द स्पेशीज टुगेदर क्लोजली, एक दूसरे से सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोसिस रिलेशन होता है विद द सॉल्व ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, के वी कैन सॉल्व द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। क्या आंसर रहेगा इसका, कि रिड्यूस पोल्यूशन कर लें, सही है, कि हमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन लेने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा पोल्यूशन को, ओके ठीक है। प्लांटेशन करना पड़ेगी, ये भी ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज, के ये भी ठीक है। इट मींस कि ये तीनों सही है, तो हमारा आंसर 4 आएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट नंबर 9 है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इज कॉज्ड। इम्बैलेंस होता है किसी का तवाजुन ना होना, तवाजुन ना होना यानी बैलेंस ना होना, बैलेंस बिगड़ जाना। अब माइग्रेशन है, ये भी बनता है कि माइग्रेशन देखें, एक साइड पे अगर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं और वो उस इकोलॉजिकल हिस्सा हैं और वहां से वो माइग्रेट करके किसी दूसरे इकोलॉजी में चले जाएंगे तो इनका तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगी। अगर एक बहुत बड़ा वुड्स है, एक बहुत बड़ा जंगल है और वहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें हार्बिवर्स भी हैं, कार्निवर्स भी हैं, उनमें टेरिटरी कंज्यूमर्स भी हैं, उनमें
बहुत सारा कुछ है। जब वो माइग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली बैलेंस खराब होगा ना। ओवर हंटिंग है, बहुत ज्यादा शिकार कर लेना, इससे भी बिगड़ जाएगा। ओवर पॉपुलेशन है, किसी जगह पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो फूड स्क्रेसिटी आ जाएगी, खुराक की कमी हो जाएगी, ये भी बैलेंस है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आएंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे। राइट द शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे सामने ये 5 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम आंसर अपने रीड करते हैं। मैं साथ साथ आपको सॉल्व करूंगा। व्हाट आर द इकोलॉजिकल पायरामिड? पायरामिड होता है, देखें आपने इजिप्ट सिविलाइजेशन में पायरामिड का कंसेप्ट रीड किया है, तो पायरामिड में क्या होता था, सबसे टॉप पे फिरौन, फिर उसके ऑफिशियल्स होते थे, फिर उसके आर्टिशंस होते थे, और नीचे स्लेवरी होती थी, और क्या होते थे, जो किसान होते हैं, ये पायरामिड। यहाँ पे भी हमने वही लेवल रखना है कि सबसे नीचे हमारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और देन ये है पायरामिड। तो इकोलॉजिकल पायरामिड को हम एक्सप्लेन करें तो इसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, हार्बिवर्स होते हैं, प्राइमरी। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, यहाँ पे हार्बिवर्स आ जाएंगे, यहाँ पे कार्निवर्स आ जाएंगे। तो ये एक आपने डायग्राम बना के इसे आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रीडेशन? प्रीडेशन क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें कैप्चर्स करते हैं, शिकार करते हैं और किल करते हैं। यानी प्रेडेटर से वर्ड निकला है जो कि इसका नाउन है। ठीक है, प्रेडेटर शिकार करने वाला, और प्रीडेशन इसका नाउन है। शिकार करना जिसे हम कहेंगे शिकार करना, सही है। द प्रीडेशन इज द इकोलॉजिकल प्रोसेस विच एनर्जी ट्रांसफॉर्म। एनर्जी कैसे? अब देखें, एक हार्बिवर ने, एक प्राइमरी कंज्यूमर ने किसी प्लांट को खा लिया, तो जो सन की जो लाइट है वो बेसिकली उस प्लांट में आई, और उस प्लांट से क्या हुआ, उस रैबिट में या उस फॉक्स में या उस एनिमल में आ गई, और वो जब किसी और एनिमल ने खाया तो इट मीन्स कि ये एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके इस, और यहां से ये यहाँ पे, तो ये क्या हो गई कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग एनिमल्स होते हैं, ये बिहेवियर करते हैं, अपना प्रीडेटर्स शिकार करते हैं और कैप्चर करते हैं किसी को, और उसे खा जाते हैं। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है? इस सारे प्रोसेस का प्रीडेशन हम कहेंगे कि जब एक एनर्जी किसी प्रोसेस के जरिए, किसी इकोलॉजिकल प्रोसेस के जरिए एक जो ट्रॉफिक लेवल है उससे दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कन्वर्ट होगी, तो उसे हम प्रीडेशन कहेंगे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन साइकिल एंड द कार्बन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के किस तरह से ऑक्सीजन अपना ट्रेवल शुरू करती है और वापस ऑक्सीजन लेवल पे आती है, और इसका बेसिक फंक्शन क्या, और कार्बन साइकिल का भी हम इसी तरह से करेंगे। अब हमने एक कॉलम तैयार किया है जिसमें इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन साइकिल है और राइट हैंड साइड पे कार्बन साइकिल है। द ऑक्सीजन साइकिल इज द साइकिल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन किया कि ये ऑक्सीजन साइकिल ऑफ ऑक्सीजन है, वेयर द ऑक्सीजन गेट ट्रांसफर्ड, जहां पे वो ट्रांसफर होती है बिटवीन द लिविंग सिस्टम एंड द इन्वायरमेंट। लिविंग सिस्टम कौन सा है? जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे एनिमल्स हैं, और क्या है, इन्वायरमेंट, जो हमारी इन्वायरमेंट है। अब आपको पता है 20% हमारी इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होता है ओवरऑल, ठीक है, ये परसेंटेज है। और नेक्स्ट है, इसके कंपैरेटिवली अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन इज इसेंशियल कांस्टेंट। Carbon is an essential constant organism. The carbon dioxide utilize the photosynthesis. अच्छा, दूसरी तरफ जब हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फोटोसिंथेसिस यानी प्लांट्स के अंदर यूटिलाइज होती है। यहां पे लिविंग सिस्टम एंड एनवायरनमेंट है, और यहां पे यूटिलाइज बाय द प्लांट्स है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ द कंट्रीब्यूट्स कीपिंग द ऑक्सीजन कंटेंट हेल्दी लेवल, कि उनका हेल्दी लेवल। अब देखें, ऑक्सीजन होगी तो ये हमारा ब्रेक डाउन करेगी हमारी एनर्जी को, और यहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हमारे सेल्स के अंदर। इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लांट जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको फूड प्रोवाइड करती है ताकि वो उसे खा के एनर्जी हासिल कर सकें। सही, इसका बेसिक मकसद है फूड मेड करना, खुराक का बनाना। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की तीसरी एक डिफरेंसेस को देखें तो क्या है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस।
असल में जो सनलाइट है वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिपॉजिट होगी। अब देखें, सनलाइट एक प्रोसेस है और उसके साथ वाटर, ये जब कंबाइन होंगे और इनमें हीट का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिपॉजिट हो जाएंगे और ऑक्सीजन क्या करेगी, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। जो उसके स्टोमेटा होते हैं ना, पत्तों के छोटे छोटे सुराख होते हैं, आपने रीड किया है। अब कार्बन में क्या आएगा कि ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स, कि इस प्रोसेस में जब ये रिस्पायरेशन हो रहा होगा प्लांट्स और एनिमल का, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में एंड ऑल्सो एंटर इन द एटमॉस्फेयर द कार्बन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड एक जो सर्कल है वो रिटर्न हो जाता है प्लांट्स के लिए ना, वापस आ जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ पे रिलीज होती है, लेकिन ये एनिमल्स के लिए, जो प्लांट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारा नंबर सेकंड पार्ट इसका है, डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड द फूड वेब। अगर हम किसी एक सिंगल ट्रॉफिक लेवल को रीड करेंगे तो क्या होगा कि वो फूड चेन होगा, और जब हम बहुत सारी फूड चेन को कंबाइन कर देंगे तो वो फूड वेब हो जाएगा। अब फूड चेन को रीड करते हैं कि रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल से, किसी ऑर्गेनिज्म का किसी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के साथ जो होगा वो फूड चेन कहलाएगी। जबकि ये रिलेशनशिप होता है इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब आप इसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रीड कर लें या इसे डिफरेंट फूड चेन आप कर लें, एक ही बात है। दूसरी बात ये है कि इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रोड्यूसर, कि ये हमेशा पौधों से, प्लांट्स से, प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट लेवल पे हार्बिवर्स आते हैं और ये कंटिन्यू होती रहती है और आगे ये डीकंपोज हो जाती है। डीकंपोज कैसे, कि अगर सन एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, प्रोड्यूसर्स ने यूज की, वहां से हार्बिवर्स आ गए और हार्बिवर्स की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, वो डीकंपोज होके खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पे जो फूड वेब है, ये सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कनेक्शन होता है। जैसे ये मान लें कि अगर हम इसे एक फूड वेब कहेंगे तो इस फूड, यहाँ पे फूड चेन अटैच है, ये एक फूड चेन अटैच है, ये एक फूड चेन, इसी तरह से डिफरेंट फूड चेन इसमें अटैच होती हैं और हर फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं, हार्बिवर्स हैं, कार्निवर्स हैं, तो इस तरह से ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं मल्टीपर्पज के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में, राइट एनी वन ऑफ द सोल्यूशन। के अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं, जो हमने टॉप पे पढ़ा था ना, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब सबसे पहले प्लांटेशन हमें करना होगी, उसके साथ क्या है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी, हमारा जो टेम्परेचर है वो लोअर लेवल की तरफ जाएगा, और क्या होगा कि इससे हमारी एयर पोल्यूशन भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को खारिज करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आएगा, नेम सम ऑफ दीज फैक्टर्स। फैक्टर्स कहते हैं बेसिकली ऐसे हालात को जो वजह बनते हैं, फैक्टर्स, रीजंस, सॉलिड रीजंस। अच्छा, ये मैथ वाला फैक्टर आपने नहीं लेना है। जैसे वहाँ पे आप डिवाइड कर रहे थे ना LCM और HCF के लिए, ये फैक्टर वजह होती है, रीजन होती है ऑफ द कॉज द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी गैर मुतवाजन जो सिचुएशन होती है उसमें हमें कुछ फैक्टर्स बताने हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत सारी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं, न्यू स्पेशीज आ जाती हैं, ओवर हंटिंग हो जाती है, माइग्रेशन हो जाती है और चेंज इन वाटर सप्लाई हो जाती है। अच्छा, ये पहली वाली बात आपको समझ नहीं आएगी, वो कैसे? मान लें कि किसी एरिया के अंदर वहां पे बहुत सारे रैबिट्स हैं, वो रह रहे हैं। अब एक नई स्पेशीज वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाती है, कोई वहां पे लॉइन आ जाता है, कोई वहां पे फॉक्स आ जाती है, कोई वहां पे डॉग आ जाता है, कोई वहां पे कोई चीज आ जाती है। अब ये जो नई स्पीशीज यहां पे आई, इसने इस वाले इकोलॉजिकल सिस्टम, वो जो रैबिट्स का इकोलॉजिकल सिस्टम चल रहा था, उसे उसने डिस्टर्ब कर देना है। यहां तक बात समझ आ गई? यहां एंड में हमने ये जो MCQ सॉल्व किए थे उनके मैंने क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे।